Hi guys. So in this video, we'll be covering financial reporting important topics that will be much relevant for you in your IBS preparation. कि सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे कि आईबीएस से रिलेटेड आपके जो इंडेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंडेस है वो आपको कैसे ढूंढने हैं पेपर के अंदर और हाउ यू विल दैट विल बी यूजफुल इन योर पेपर. सो लाइक इफ विल मूव टू इंडेस वन की सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेस के अंदर आपको रिवाइज क्या क्या करना है कि आप बिट यू शुड रिवाइज. कि सबसे पहले मूविंग टू इंडेस वन. तो इंडेस वन के अंदर आपको क्या करना है सबसे पहले रिवाइज. So that will be current and non-current asset liability definition that you have to see properly. Then next will be departure from the requirement of Ind AS. Ki if you are departing from any Ind AS, then whether that is permissible or not. Then next you have to see the frequency of reporting. In this frequency of reporting, na, there is one example. Do give it a read just for this example and this above head provision. The next one will be when management collude with the compliance for requirement of an Ind AS. If there is any conflict with conceptual framework, then what entity or management need to follow adopt in that scenario. Next one will be metallity and aggregation. So these three, four, five topics you have to see majorly from Index one perspective. Then moving to Index two now. फिर to move to Index टू ना देर विल बी बेसिक की इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट क्या होगी एनआरवी क्या होगी इंटर ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल बेसिक थिंग्स आर देयर. सो यू इफ यू विल इग्नोर दिस फॉर राइट नाउ दैट विल आल्सो वर्क. मूविंग टू इंडे सेवन विल वे. इसके अंदर मेजरली क्या होगा कि जो फॉरेन करेंसी कैश फ्लो के रिलेटेड वन क्वेश्चन है ना. डू दैट थिंग कि रेस्ट यू कैन डू ऑन योर ओन बेसिस ऑल्सो कि अगर कोई आता भी है सो ऑन द योर ओन बेसिस. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उनकी डेफिनेशन जस्ट गो थ्रू करना. रेस्ट इज द फॉरेन करेंसी कैश फ्लो थिंग क्वेश्चन एक बार उसको गो थ्रू करना. सो मूविंग टू इंडेस एट नाउ. इंडेस एट के अंदर ना बेस क्या रखना कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है डेफिनेशन बेसिक एक बार गो थ्रू कर लेना. अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट एंड प्रायर पीरियड की. Then what is the how to apply the change in accounting policy first of all. Then how to select an accounting policy where specific index is not there. What criteria are there. Then we have to see what are prior period errors and how to we account for basically ना मतलब इसके इंडेक्स के अंदर जाएंगे तो मैं उसको आगे भी कवर अप करूंगा अभी एक्सप्लेन करूंगा कि आगे इस इंडेक्स के अंदर मेनली क्या रेलिवेंट है एंड डेफिनेशन परस्पेक्टिव से भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन टाइप से नॉट दिस. मूविंग टू इंडेस टेन नाउ. इंडेस टेन के अंदर ना बेसिक इफ यू जस्ट रीड एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग डेफिनेशन जस्ट दैट. रेस्ट you can ignore for a while. And one thing that you can do here is this topic, long term loan arrangements linked with Indes one. नेक्स्ट वन विल बी हेयर इंडेस ट्वेल्व. इंडेस ट्वेल्व के अंदर ना बेसिक आपको बस थोड़ा सा क्रक्स पता होना चाहिए. व्हाट इज टैक्स बेस एंड डेफर्ड टैक्स एसेट के केस में इन केस ऑफ लॉसेस हाउ टू यू हैव टू सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड रीअसेसमेंट एंड नॉट. मतलब दीज टू थ्री टॉपिक्स यू जस्ट हैव टू जस्ट गिव इट अ रीड ओनली दिस वन इन डेफर्ड टैक्स. एंड रेस्ट यू हैव टू नो द बेसिक्स कि डेफर्ड टैक्स में बेस क्या होता है कि हाउ यू हैव टू कंप्यूट एंड ऑल थिंग. नेक्स्ट विल बी इंडेक्स सिक्सटीन. इंडेक्स सिक्सटीन के अंदर गिव रीड टू अ डेफिनेशन की पीपी की डेफिनेशन क्या होती है. देन अ बेसिक प्रिंसिपल. इंडेक्स सिक्सटीन को थोड़ा सा अच्छे से गो थ्रू करना कि कॉस्ट के अंदर क्या आता है सो दैट पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर भी आता है यू कैन इजीली कोट एंड राइट डायरेक्टली सोल्व कि क्या क्या कॉस्ट का पार्ट बनता है क्या क्या एक्वायर्ड एसेट होती है एंड ऑल द थिंग्स. डिसमेंटलिंग के केस में एक प्रोविजन का क्वेश्चन है कि उसको अकाउंट फॉर करना होता है एंड ऑल द थिंग्स. रिवैल्यूएशन को कैसे अकाउंट फॉर करना है इन दिस थिंग. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. नेक्स्ट विल बी हेयर एक्सचेंज जब हो रहा होता है दो एसेट्स का इंटरचेंज हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं यहाँ पे. सो हाउ दैट विल बी रिपोर्टेड हेयर. सो मेजरली दीज टू थ्री टॉपिक्स यू हैव टू सी कि और एक मेजर जब यूनिट अकाउंटिंग वी हैव टू फॉलो इन इंडिया सिक्सटीन मतलब और इंडियस कि इफ देयर आर मेजर कंपोनेंट वी हैव टू सेग्रीगेट एंड देन डू अकाउंटिंग. सो दैट अगर किसी की यूजफुल लाइफ शॉर्टर या लॉन्गर है तो उसके अकॉर्डिंग उसको डेप्रिशिएट एंड अगर वो आइटम रिप्लेस होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको चार्ज बैक मतलब वो एड फॉर या अकाउंट फॉर करेंगे. इंडेक्स 19 के अंदर इफ यूल इग्नोर और इफ यूल सी वन क्वेश्चन है कि प्लान एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या कैसे अकाउंट फॉर होता है जस्ट दैट थिंग. वैसे उस इंडेक्स के अंदर इतना ज्यादा कुछ नहीं है कि सिक लीव की क्वेश्चन है वहां पे. सिक लीव पीएल एंड ऑल द थिंग उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है. दिस टू थ्री टू क्वेश्चन यू जस्ट क्वेश्चन परस्पेक्टिव से ही गो थ्रू करोगे ना रेस्ट विल बी फाइन. डेफिनेशन यू फिर कैन रीड ना मल्टी एम्प्लॉयर इंश्योरेंस की ना. यू जस्ट रीड द डेफिनेशन ऑफ दैट थिंग. मल्टी एम्प्लॉयर प्लान कि व्हाट आर मल्टी एम्प्लॉय प्लान बिकॉज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब एफआर टॉपिक्स हम दिस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं बट जस्ट गिव इट अ रीड फॉर दिस. और
फ्रॉम इंडेस 19। इंडेस 20 के अंदर ना बेसिक्स का ही बस ध्यान रखना कि एक तो फॉरगिवेबल लोन की अकाउंटिंग, व्हाट डू वी हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस, एंड लोन्स एट द लेस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दीज 2 3 पॉइंट्स, एंड नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, बेसिक्स थिंग, and conditional grant received as a package of loan. These are items are treated in P&L. Just you have to know कि treatment क्या होता है. So this is hardly 2 3 minutes, 5 to 10 minutes topic. I will explain later on also कि जल्दी से कि क्या होता टॉपिक होता है. नेक्स्ट इज इंडेक्स 21 के अंदर आपको क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा टाइम थोड़ा थ्योरी पर्सपेक्टिव से करोगे कि जस्ट गिव इट अ रीड. प्राइमरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मेरी डिस्पोजेबल जो ऑपरेशंस होती हैं वहां पे मॉनेटरी आइटम के ऊपर कैसे हम अकाउंट को रेट करते हैं, कौन सा रेट करते हैं, जस्ट गिव इट अ रीड की ट्रांजेक्शन रेट यूज करते हैं, रिवैल्यूएशन के केस में कौन सा यूज करेंगे. तो हमारा बस मेन वो थिंग है यहाँ पे. नेक्स्ट इज इंडेक्स 23 एंड 24. इंडेक्स 23 के अंदर ना आपको क्या ध्यान रखना है कि कब से हम कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होती है उसको एक जस्ट रीड देना है. वहां पे क्वालिफाइंग एसेट की बेसिक डेफिनेशन, एंड उसके एक बार आप ये देख लोगे ना कि हम स्पेसिफिक लोन का क्या होता है और जनरल का क्या ट्रीटमेंट होता है, जस्ट रीड दैट थिंग, एंड रेस्ट विल बी दिस 2 3 पॉइंट दैट यू जस्ट रीड. सेसेशन कब होती है, कमेंसमेंट कब होती है, सस्पेंशन, दीज 3 टॉपिक्स ओनली. इंडेक्स 24 में ना डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, जस्ट गो थ्रू विद दैट. रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन की कब क्या होता है, एक रीड दे दोगे ना पेपर के अंदर, उसको अप्लाई करना दैट विल बी इजी. Index 27 28 you can ignore for a while. Now coming to Index 32. Index 32 के अंदर the must is the definition of financial asset, liabilities and the equity. That will be very must. क्योंकि अगर अगर आपको वो अप्लाई करना आता है ना, कई बार एग्जाम उसके परस्पेक्टिव में यू कैन राइट फ्रॉम दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक. देन हाउ यू हैव टू सेग्रीगेट CFI component, the non financial item purchase will be there. I'll talk about in this summary definition. You must see what are financial, these last 2 3, just see this point also, non-financial item, how you have to see on use exemption and all the thing, just from index 32. इंडेक्स 33 में बेसिक्स क्या होता है, प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कि नंबर ऑफ शेयर कहाँ से लेते हैं, जस्ट दैट इज रेलेवेंट. डाइल्यूटेड के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर क्या लेते हैं, जस्ट 1 2 3 क्वेश्चन है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, कन्वर्टिबल के ऊपर, जस्ट डू दैट. इसमें अगर मैं बोलूँ ना आपको क्या करना है, कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट रीड दे दो, कन्वर्टिबल दिस वन, एंड ऑप्शन वारंट्स एंड देयर इक्विवेलेंट्स. इसके लिए आप क्वेश्चन कर लो चाहे इसके थ्रू आप उसको कर लो. दिस 2 3 पॉइंट्स जस्ट गिव इट, मतलब कि एक बार देख लो उनको. इंडेक्स 34 के अंदर यू कैन इग्नोर फॉर अ वाइल, दिस क्वेश्चन इसका उस टाइप से आता है कि कुछ एरर कर रखा है उन्होंने एंटिटी ने, हाउ यू हैव टू रिपोर्ट. 36 के अंदर आता है कि अब उसको इम्पेयरमेंट कैसे करनी है, एलोकेट कैसे करना है, एंड प्राइमरी इंडिकेटर्स अगर वो आते हैं तो डायरेक्टली गिव इट अ रीड. प्राइमरी एंड सेकेंडरी इसके अंदर जो प्राइमरी इंडिकेटर्स होते हैं ऑल द थिंग. नेक्स्ट विल बी कि आपको एलोकेट कैसे करना है, इम्पेयरमेंट लॉस बेसिक्स वही होता है कि कंपेयर करो, रिकवरेबल अमाउंट निकालो, दैट विल बी फेयर वैल्यू एंड द वैल्यू इन यूज एंड ऑल द थिंग हायर ऑफ दैट थिंग. तो उसके अकॉर्डिंग आप वो एक चीज निकालना, बेसिक्स उसको बताना चाहिए. और उसके अंदर हम जब फेयर वैल्यू हम कंप्यूट कर रहे होते हैं या वैल्यू इन यूज, तो उसके अंदर क्या क्या कैश फ्लोज को हम इंक्लूड या एक्सक्लूड करते हैं, दैट थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. स्टॉप हियर एंड शो द थिंग. अब जैसे मैंने स्टडी मटेरियल ओपन की है कि वाइल कंप्यूटिंग एक्सपेक्टेड की फ्यूचर कैश फ्लोज, तो आपको क्या इंक्लूड करना है एंड व्हाट रूल्स यू हैव टू अप्लाई. जस्ट गिव इट अ रीड ऑन दिस टॉपिक. दिस इज ऑन पेज नंबर 148, एंड फ्रॉम हियर include, what estimate it include, what estimate it exclude. Just give it a read on this topic. And next one will be internal sources of information for impairment. And impairment have to see कि corporate assets के केस में क्या कैसे एलोकेशन होती है. बेसिक रूल्स ना आपके, अगर आपने किसी स्टडी मटेरियल किसी फैकल्टी से पढ़ा है ना, उनका बेसिक्स क्रक्स आपको पता होना चाहिए कि इम्पेयरमेंट के केस में, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली केस फॉरवर्ड, मतलब कि प्रैक्टिकल बेस्ड, मतलब उसके अंदर ही आएगा कि जहाँ कंप्यूटेशन करनी होगी, आपको एलोकेट करना होगा इम्पेयरमेंट को, कैसे आप एलोकेट करते हो, किस रेशो के अंदर एलोकेट करते हो, तो दैट थिंग. और बेसिक रूल्स मैंने जो बताए, इन 2 3 पॉइंट्स को आप रिव्यू कर लेना एक बार कि इम्पेयरमेंट, एक तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड टू थिंग्स आर बट एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इंक्लूड और एक्सक्लूड, कि उनके रूल्स को देख लेना एक बार, और बेसिक्स प्रिंसिपल. देन मूविंग टू नेक्स्ट इज इंडेक्स 37. इंडेक्स 37 के अंदर ना आपको बेसिक डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए, दैट इज मस्ट.
कि कंटीजेंट एसेट, व्हाट इज कंटीजेंट एसेट, व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी, एंड व्हाट आर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, हाउ डू वी अकाउंट फॉर फ्यूचर। जो बेसिक्स इनके पॉइंट्स है ना, खाली उनके आपको बस ना बेसिक डेफिनेशन एंड उसका ट्रीटमेंट। कि प्रोविजन तो पता ही है हमको रिकॉग्नाइज करना है, बट कब क्या होता है प्रोविजन, कब करना है, बट वो थिंग। कंटीजेंट एसेट क्या होती है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, जस्ट गिव इट अ रीड। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। कई बार ऐसे डायरेक्टली इन्हीं चीजों पे बेसिक्स पे रखती है रेदर देन गोइंग इनटू दैट पॉइंट। देन नेक्स्ट विल बी रिस्ट्रक्चरिंग, ये थोड़ा सा एक टॉपिक अच्छा रहता है रिस्ट्रक्चरिंग वाला। तो दैट आर की बेसिक्स उनकी, जब आप डेफिनेशन देख लोगे ना बस, दैट विल बी सफिशिएंट इन इंडिया 37। नेक्स्ट इज इंडिया 38। 38 के केस में आपको सिमिलर, इसका प्रिंसिपल मेनली सिमिलर टू इंडिया 16 ही है। तो बेसिक आपको इसमें क्या देखना है कि इंटेंजिबल एसेट होती क्या है, और एक डेवलपमेंट एंड R&D उनका पीरियड कब से स्टार्ट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। विल गो टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट हियर। रिसर्च फेज इंटरनली जनरेटेड, तो इस पॉइंट को या डेवलपमेंट फेज को भी कर लेना, मतलब उसके अंदर आपको देख लेना कि कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते। इंटेंजिबल एसेट होती क्या, बेसिक डेफिनेशन ये एक बार गो थ्रू कर लेना वहां पे। देन नेक्स्ट इज विल बी रेस्ट इन दिस डेफर्ड कंसिडरेशन, मतलब डेफर्ड कंसिडरेशन इन बोथ पीपी एंड इंडेस 38 कॉमन प्रिंसिपल्स है। और इस केस में ना एक और था कि इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ के केस में अगर शो वन थिंग फिर इंडेस 38 दैट डू दैट थिंग। I'll show you one thing. तो इसके अंदर जो मैं कह रहा था टॉपिक, दैट विल बी इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स एंड यूजफुल लाइफ, दैट इज हेयर ऑन पेज नंबर 5.245 दैट May 25 मटेरियल। इस टॉपिक को एक बार रीड कर लेना। एंड नेक्स्ट वन हेयर विल बी इन दिस ओनली amortization method based on revenue, that is on 249 पेज नंबर। विल गो शो 249 amortization method based on revenue, rebuttable presumption, read this thing, जस्ट गिव इट अ रीड कि बेसिक क्या होते हैं यहाँ तक। देन मूविंग टू नेक्स्ट, इंडेक्स 40 एंड 41। 40 के अंदर क्या है, बेसिक डेफिनेशन, रेस्ट इज कॉस्ट। जो अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से कॉस्ट को मेजर करना है, कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना है, ऑल द थिंग। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की यहाँ ना डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, डेफिनेशन कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है। मेनली द थिंग कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो दो चीज को कैसे अकाउंट फॉर करना है, मान लो अगर उसमें कुछ पार्ट है कुछ नहीं है, तो बेसिक जस्ट उसको एक बार गिव इट अ रीड ओनली। इंडेक्स 40 में कुछ आपको टाइम नहीं लगना, हार्डली 1 or 2 मिनट्स, जस्ट रीड द डेफिनेशन। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इंडेक्स 41। 41 के अंदर आपको क्या करना है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बेसिक उसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। कि प्रोड्यूस हर स्टैंडर्ड के अंदर ना बेसिक आपको डेफिनेशन उस स्टैंडर्ड का क्रक्स पता होना चाहिए। अकाउंटिंग तो फेयर वैल्यू पे ही होनी है, उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे। सो रिमेनिंग इज क्या है कि बायोलॉजिकल एसेट है या नहीं है, उस स्टैंडर्ड के अंदर फॉल कर रहा नहीं कर रहा, मतलब एग्रीकल्चर एसेट होगी नहीं होगी, दैट किस पॉइंट इन टाइम पे रहेगी। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सो बेसिक डेफिनेशन इज मच रेलिवेंट हेयर। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एसेट की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे होगा, उसका मेजरमेंट कहाँ ट्रीट होगा, किस पॉइंट इन टाइम पे वो इंडेक्स 2 में जाएगा, कब उसको हम इंडेक्स 41 में रखेंगे या कब उसको इंडेक्स 16 में रखेंगे। बियरर प्लांट है या एग्रीकल्चर एसेट है, बायोलॉजिकल है वो। तो वो थोड़ा डिस्टिंग्विशन बेसिक वो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडेक्स 101। 101 के अंदर ना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट लोन, अगर आप कर रहे हो तो गवर्नमेंट लोन। नेक्स्ट विल बी दिस the recognition of this, and exemptions under this exemption will be compound financial instrument, deemed cost of, you know कि deemed cost क्या होती है, now the thing, designation of this non financial item, share based payment transaction, these are bit more important from all the things कि on what is opening balance sheet, in days balance sheet, and what the things basically। 102 के अंदर आपको बेसिक्स अगेन इसमें भी क्रक्स पता होना चाहिए क्या होता है कि दो टाइप की सेटलमेंट होते हैं, दो या तीन कह लो। ये कैश एंड इक्विटी सेटल, उसके अंदर भी विद थर्ड पार्टी है या इंटरनल पार्टी है। तो मेजरली थोड़ा सा इसका ध्यान रखना कि इक्विटी सेटल के अंदर हमें डे 1 की फेयर वैल्यू लिखनी होती है। डे 1 मेजरमेंट डेट क्या होती है, तो अगेन डेफिनेशन ऑफ ग्रांड डेट, मेजरमेंट डेट, एक बार गिव इट अ रीड। मेजरमेंट डेट क्या होगी कि एक्चुअली एक बार उसकी डेफिनेशन देखना है यहाँ पे इन दो इसके अंदर ना। और इक्विटी कैश सेटल के अंदर क्या होता है कि उसको हम हर रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं एंड अकाउंट फॉर करते हैं। इसमें कैंसिलेशन है 4 फीट का, जरूर देखना कि अगर 4 फीट होता है यहाँ पे तो उसको हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे स्टैंडर्ड के अंदर।
एंड नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट टॉपिक हियर इज कैश ऑल्टरनेटिव दिया है, मतलब कि उसको इक्विटी और कैश सेटलमेंट का ऑप्शन दिया है। इसमें अगर काउंटर पार्टी के पास सेटलमेंट का चॉइस है या एंटिटी के पास है, तो ये दो टॉपिक इसके अंदर जरूर देख लेना। बाकी रेस्ट इज मतलब यू कैन बेसिक डेफिनेशन की इक्विटी मैंने वो बता ही दिया कि इक्विटी को हम डे वन पे करते हैं और कैश सेटल को रिवाइज करते हैं बिकॉज दैट इज अ लाइबिलिटी थिंक मेजरली। एंड कैश अल्टरनेटिव के अंदर भी हम उसको इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर सेग्रीगेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन हु इज हैविंग द राइट चॉइस ऑफ सेटलमेंट। नेक्स्ट इज इंडेक्स 103। 103 के अंदर ना आपको एक तो बिजनेस का कंसंट्रेशन टेस्ट अप्लाई करना आना चाहिए कि देन नेक्स्ट इज द कि बिजनेस की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं वहां पे, सब्सटेंटिव प्रोसेस, फर्दर इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना, ऑल द थिंग यू हैव टू सी। द नेक्स्ट विल बी हेयर, देन आपको ना बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद में उसके एलिमेंट्स एंड ऑल व्हेन यू डन विद, देन यू हैव टू सी ना बेसिक्स आपको पता होने चाहिए बिजनेस कॉम्बिनेशन, हाउ डू यू अकाउंट फॉर की फेयर वैल्यू अकाउंटिंग आप मतलब उसके अंदर कैसे अकाउंट फॉर करते हो, एनसीआई को कैसे मेजर करते हो, बस चेज कंसिडरेशन गुडविल मेनली इज हाउ यू कैलकुलेट द गुडविल। आईसीए ना बिजनेस कॉम्बिनेशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन विल नॉट आस्क, ही विल जस्ट आस्क टिल द कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल कि गुडविल आप कैसे निकालोगे, ही विल गिव द डिटेल्स, कुछ एडजस्टमेंट एक आधी दे देगा। Just you have to calculate the goodwill. You do not have to prepare the balance sheet and all the things. इंडेक्स कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन जस्ट सी की कॉमन कंट्रोल के केस में थ्योरी कैसे हो सकती है, अकाउंट फॉर कैसे करेंगे, कौन सी डेट से करेंगे, बेसिक थिंग्स, परचेज प्राइस एलोकेशन एंड ऑल द थिंग्स, स्टेप एक्विजिशन मेनली ना उसके कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट कंसिडरेशन इस पार्ट को, और ये दो तीन ना इन चीजों को जरूर देखना। this thing subsequent measure day one and subsequent contingent liability and indemnification asset and reacquired assets, just in that index 105 is related to non-current assets held for sale। non-current assets held for sale के अंदर ना उसके एक बेसिक जो क्राइटेरिया है वहां पे कि कब when we classify it as a held for sale available for use immediate sale कब है, when do you when do we classify that thing कि उसको हम कब से करेंगे, मेनली दैट इज रेलिवेंट है। इंडेक्स 107 तो कुछ है नहीं इतना तो। 105 के अंदर बेसिक तो ये होती है रिमेनिंग इज फेयर वैल्यू मेजरमेंट वी हैव टू डू, सो दैट इज and remaining other disclosure of Index 107 below। सो मेनली ना इसके अंदर डिस्पोजेबल ग्रुप मेनली वो रेलेवेंट है कि इमीडिएट सेल का क्राइटेरिया कब है, जो वन विद इन 1 ईयर या 1 ईयर के अंदर इमीडिएट अवेलेबल फॉर सेल है, उसकी क्लासिफिकेशन मेन वो क्राइटेरिया एक बार रीड करना। रेस्ट इसकी कैसे एलोकेशन करनी है अगर डिस्पोजेबल ग्रुप है, तो जैसे बेसिक वो देखना बस। इंडेक्स 108 के अंदर ऑपरेटिंग सेगमेंट सेगमेंट का क्राइटेरिया क्या है वहाँ पे, 10% क्राइटेरिया है, 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू का, वो बेसिक्स थिंग है, तो इफ विल इग्नोर दिस थिंग विल वर्क। 109 आते हैं, 109 के अंदर आपको क्या क्या करना है। 109 के अंदर ना आपको बस थोड़ा बेसिक्स एक थ्योरी उस पर्सपेक्टिव से मतलब रखना कि डे वन पे फाइनेंशियल एसेट्स को कैसे मेजर, फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज को मेजर करने का कैसे होता है। फाइनेंशियल एसेट्स आर मेजर्ड डिपेंडिंग ऑन वेदर डेट इज डेट सिक्योरिटी, उसको हम कौन सा मॉडल होगा, बिजनेस मॉडल होगा, हेल्ड फॉर सेल एंड ऑल द थिंग, उसके अकॉर्डिंग मेजर करना है। देन इक्विटी को हम हेल्ड फॉर सेल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एफपीटीपीएल एफवीओसीआई उसके केस में, एफपीटीपीएल भी उसका मोटाइज कॉस्ट एंड एफवीओसीआई हम तीनों क्राइटेरिया रख सकते हैं। तो एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज के केस में डे वन पे इट विल ऑलवेज बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, सब्सिक्वेंट अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू, दिस टू थिंग्स। क्या फेयर वैल्यू, अब नेक्स्ट क्या आएगा, रिकॉग्निशन डी रिकॉग्निशन कुछ क्राइटेरिया आ जाएंगे। एम्प्लॉयज को लोन दिया है, अपनी पेरेंट एंटिटी को लोन दिया है, तो बेसिक वो बताना चाहिए। डी रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल बताने चाहिए, वो भी मेनली फाइनेंशियल लायबिलिटी परस्पेक्टिव से। डेरिवेटिव एम्बेडेड डेरिवेटिव को सेग्रीगेट कैसे करते हैं, एक दो क्वेश्चन उनके जरूर देख लेना एम्बेडेड डेरिवेटिव पार्ट के, उसकी थ्योरी एक बार जस्ट रीड कर लेना या क्वेश्चन देख लेना एम्बेडेड डेरिवेटिव का थ्योरी वाला पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी कैसे होती है। ये रहा एम्बेडेड डेरिवेटिव, आप ये वाले थोड़े से अगर टाइम हो ना देन रीड दिस, अगर नहीं भी होता तो जस्ट सी कि यहाँ पे एक टॉपिक एम्बेडेड डेरिवेटिव का बेसिक्स एम्बेडेड डेरिवेटिव का देख लेना। इफ यू इग्नोर दिस मतलब आपने पहले नहीं पढ़ रखा तो इसकी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो इसको 109 को जिस स्टूडेंट को पहले बहुत पढ़ रखा है उसको एक बार ये टॉपिक अगर वो छोड़ भी देगा ना तो दैट विल सफाइज कि इतना नहीं होगा, बेसिक्स बस फाइनेंशियल एबिलिटी ऐसे जो मैंने बताया उसका वो पता होना चाहिए, उसको कहाँ कैसे लिखना है थोड़ा सा बस बेसिक वो ध्यान रखना बस। Then next will be CFI and all the things done in this 32, help for trading and all the thing, derecognition done, hedging.
हेजिंग का इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस का बेसिक देख लेना कि इम्पेयरमेंट लॉस कैसे होती है, मतलब कि क्या मतलब वो कैसे अकाउंट को करते हैं। एक जो टीआर का क्वेश्चन है, ट्रेड रिसेबल के अंदर कैसे करते हैं, बेसिक्स, 12 मंथ ईसीएल ऑन द थिंग, इसको थोड़ा ना रीड के दे देना, लास्ट में देना। बट अगर जितना टाइम 109 को ना जो बेसिक्स बताया वो पहले कर लेना, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है ना जैसे हेज के हो गया, रिलेट एम्बेडेड डेरिवेटिव हो गया, वो थोड़ा लास्ट में, इफ यू डू ना, इफ यू हैव टाइम देन डू, अदरवाइज इफ यू इग्नोर इट विल सफाइस। जस्ट दैट थिंग कि ये वाला जरूर कर लेना, लोन गिविंग बिटवीन ग्रुप कंपनीज, नो फिक्स मेच्योरिटी, रिपेबल ऑन डिमांड, नॉन फाइनेंशियल आइटम, डू दिस थिंग, रेस्ट इट विल वर्क। नाउ मूविंग टू इंडेक्स 110। इंडेक्स 110 के अंदर ना मेन है कंट्रोल इवेल्युएट करना। कंट्रोल इवेल्युएशन, वेदर दैट विल बी माई सब्सिडरी और नॉट, इन्वेस्टमेंट एंटिटी, दीज टू टॉपिक्स, कंट्रोल है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी है या नहीं है। ये आपको ये थोड़ा बेसिक रीड करके रखना कि कंट्रोल कैसे आता है, राइट टू वेरिएबल थिंग, कि कैसे इवेल्युएट करते हैं कंट्रोल को, जस्ट आपको वो देखना है और कुछ नहीं। 110 थिंग, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ना कंसोलिडेट करने का नहीं आएगा आपको कोई क्वेश्चन। 110 के सिमिलर केस में कि कब वो जॉइंट ऑपरेशन बनेगा, कब जॉइंट वेंचर बनेगा, उसके बेसिक वो भी, उसकी एक ट्रांजेक्शन आ सकती है, उसने कुछ परचेज किया। तो सबसे पहले इसके अंदर 11 111 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि वेदर दैट इज जीरो, जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट वेंचर, उसकी बेसिक क्लासेस सेग्रीगेशन देख लेना कि जॉइंट कंट्रोल होने के बाद यूनानिमस कंसेंट, देन उसके अकॉर्डिंगली आपको नीचे फर्दर क्लासीफाई करना है। तो वो चीज एक बार जरूर देख लेना। 113 इफ यू इग्नोर विट, बस ये देख लेना कि हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज नॉन फाइनेंशियल एसेट के अंदर होता है, और अदर एसेट्स के केस में हम कैसे थोड़े से बेसिक्स थिंग, मेनली ये है यहाँ पे ना नॉन फाइनेंशियल एसेट और लेवल जो होते हैं ना फाइनेंशियल उनके, वो थोड़ा इनपुट लेवल 1 2 3 मार्केट अप्रोच, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदर थिंग नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट है। highest and best uses. Now moving to last important standard, Indian Index 115 and Index 116 here. तो इंडेक्स 115 के अंदर ना आपको क्या क्या करना है, फिर वो ना सबसे पहले स्टेप वाइज हम देखेंगे ना कि स्टेप वाइज तो मेजरली यहाँ पे जो आईसीआई पूछती है ना रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है या नहीं है, दैट इज मेजर्ड एट स्टेप 3। देन नेक्स्ट विल बी हेयर, विल गो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आपको कैसे सेट करना है, कैसे हो रही है, जस्ट वेट अ while। तो इंडेक्स फाइव में 115 में आपको रिमेनिंग क्या करना होगा ना, कंट्रोल ट्रांसफर पॉइंट इन टाइम हो रहा है ओवर द टाइम, स्टेप 5 क्राइटेरिया। देन इसमें ना मतलब थोड़े ज्यादा मेन स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बीच में रिमेनिंग टॉपिक वाइज बोलो ना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट इन टाइम ओवर द टाइम, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ट्रांसफर कंट्रोल ओवर द पीरियड और नॉट, criteria for recognizing step one, fifth point, non-refundable consideration. This one is a bit important. Small points है. The next is license of intellectual property. ये right to use है, access है, right to use है। लॉयल्टी पॉइंट्स क्वेश्चन कर लेना, एक उसका एक क्वेश्चन है वहाँ पे। नॉन कैश कंसिडरेशन बेसिक है कि उसकी मेजरमेंट क्या होती है, फेयर वैल्यू एंड सब्सिक्वेंट किसको कैसे रिट्रीट करना होता है, जस्ट बेसिक। द रिमेनिंग इज कि प्रिंसिपल एजेंट को एक बार बेसिक रीड कर लेना, जस्ट दैट द थिंग। रेस्ट विल बी रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट यू कैन इग्नोर द थिंग, पेपर में थोड़ा सा मतलब कम आता है। रिमेनिंग स्टेप 1 एलोकेशन। देन इसके अंदर ना क्वेश्चन होते हैं ना, कभी रिसेंटली भी आया था एलोकेशन करना, फिक्स देन पर वेरिएबल कंसिडरेशन के हम कैसे एलोकेट करते हैं। तो एक वो चीज जरूर आनी चाहिए आपको कि मेनली ना बेसिक स्टेप 1 से लेके कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कैसे होती हैं, हम कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शन प्राइस निकालते हैं, और कैसे कंट्रोल ओवर द टाइम जा रहा है और पॉइंट इन टाइम जा रहा है, ये बेसिक आपको जरूर पता होना चाहिए 115 में। और एक वारंटीज का टॉपिक, दिस यू कैन टॉक अबाउट। और डिस्काउंट या इंसेंटिव दे रहे हैं तो स्टेप 3 में ट्रांजेक्शन प्राइस कैसे डिफर डिफर करेगा हमारा। एंड नाउ मूविंग टू लास्ट इन दिस 116 ईयर। 116 में बेसिक आपको लेसी अकाउंटिंग, लीज लेसर अकाउंटिंग आपको दोनों पता होने चाहिए। लेसी केस में कैसे लीज लायबिलिटी मेजर करते हैं, आरओयू एसेट मेजर करते हैं, बेसिक दैट आर बेसिक। लेसर के केस में सिमिलर फाइनेंस लीज कैसे है, ऑपरेटिंग लीज कैसे है। द रेस्ट इज
कि लीज लायबिलिटी आप कैसे मेजर करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करेंगे, उसके अंदर मॉडिफिकेशन को कैसे ट्रीट करेंगे। मॉडिफिकेशन को थोड़ा देखते तो बेसिक तो लीज लायबिलिटी रेंट की प्रेजेंट रेंट को प्रेजेंट वैल्यू करना है, बट कब से करना है, लीज टर्म क्या लेना है, लीज की पेमेंट के अंदर क्या लेना है, बेसिक उनको देखना। रेस्ट इज बेसिक्स थिंग है कि उसको हम इम्पेयर करना है, आगे डेप्रिशिएट करना है, वो थिंग मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडिफिकेशन वाला पार्ट रीड एक बार रीड कर लेना, जस्ट दैट द थिंग। लो वैल्यू एसेट को या जो एग्जम्पशंस होती हैं दो, उनको एक बार रीड कर लेना। रिमेनिंग इज अ बिट फाइन, कि मतलब बेसिक और लीज को ना कैसे, इसमें ना लीज है या नहीं एक बार वो जरूर देख लेना। मेरे को जितना वो लग रहा है ना, दैट कैन बी आस्क्ड कि लीज है या नहीं है, राइट टू कंट्रोल हमारे पास है या नहीं है, सब्सटेंशियली हम ऑप्टेन बेनिफिट्स ऑप्टेन कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो चीज जरूर देख लेना एक बार, कि व्हाट इज लीज, एग्रीमेंट लीज कंटेन करता है नहीं करता। द नेक्स्ट इज एनालिसिस, प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स मतलब बिट फाइन इफ विल नॉट डू। अकाउंटिंग के अंदर ना आप इसके अंदर अगर ब्लॉकचेन वाला टॉपिक या थोड़ा सा वो करोगे ना, दैट इज थोड़ा सा वो पूछते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं, साइबर सिक्योरिटी। बेसिक एक जस्ट रीड देना है, ब्लॉकचेन का जरूर देना, रेस्ट यू कैन फाइन। एंड लास्ट वन विल बी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपको क्या देखना होगा कि इंडेक्स एप्लीकेबिलिटी, इंडेक्स एप्लीकेबिलिटी नेटवर्क की कंप्यूटेशन एक बार देख लेना कि कैसे करते हैं वहां पे। द नेक्स्ट विल बी है कैपिटल मेंटेनेंस एडजस्टमेंट, ये वाला टॉपिक एक बार जरूर देखना, दिस टॉपिक। बस रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग यू कैन मतलब इग्नोर या उसके लिए करोगे तो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स मैंने हर स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या है इंपॉर्टेंट एक बार वो बता दिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बार मैं जल्दी से हर स्टैंडर्ड को भी और थोड़ा डिटेल के अंदर या पॉइंट वाइज कवर अप कर लूंगा। सो रेस्ट वीडियो रे, थैंक्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी पिंग, यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, सी विनय कुमार IBS, एंड अल्टीमेट चैनल, यू कैन सर्च ऑन टेलीग्राम। थैंक्स।